गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है। इसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीडेशन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक दी हुई है, आप कैसे उसके सारे एग्जांपल्स इजीली लर्न कर सकते हैं, और वो बहुत इजी ट्रिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मैंने डाली हुई है, और उससे आपको सारे एग्जांपल बहुत जल्दी से लर्न हो जाएंगे। ये मैं आपको पूरा एक इसका जो है पूरा इंट्रोडक्शन और इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आपको एक नोट्स के फॉर्म में आपको समझाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि जो प्रीडेटर है वो अपने जो प्रे है उसको मार के खा जाता है। जैसे प्रीडेटर का अगर नाम ले तो टाइगर, लॉयन सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, जो डियर को या जो भी उनको मिलता है उसको मार के खा गए। स्पैरो भी एक तरह से प्रीडेटर है जो सीड को खा जाती है। फिर हर्बीवोर्स जो हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, वो सारे एनिमल्स। तो ये सारे क्या हैं? प्रीडेटर्स क्या है? जो भी अपने प्रे को मार के खा जाते हैं। सो एक्ट्स एज कैंडिड्स मतलब चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स। तो प्रीडेटर्स क्या होते हैं? एक चैनल है, एक कैंडिड है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आगे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी? क्योंकि आपको पता है कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग आगे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10% के थ्रू होती है। तो एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, यानी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स आगे प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कार्निवोर है, टर्शियरी कार्निवोर है। तो ऐसे करके वो जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। सो प्रीडेटर की प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल। जो प्रे की पॉपुलेशन है प्रीडेटर वो अंडर कंट्रोल में रखते हैं, यानी उसको चेक करके रखते हैं। जैसे मान लो ग्रास ऊपर है जो ग्रास को खा रहे हैं, और ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहे हैं। तो अगर फ्रॉग नहीं होगा तो ग्रास ऊपर की नंबर बहुत बढ़ जाएगा, और अगर फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और अगर स्नेक उसको नहीं खाएगा तो फ्रॉग का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तो ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। एक्जॉटिक स्पीसीज समटाइम्स कॉज हैवॉक ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर। एक्जॉटिक स्पीसीज़ कौन सी होती है? जो बाहर से आई होती है, जो फॉरेन स्पीसीज़ है। वो फॉरेन स्पीसीज़ क्या करती है? हैवॉक क्रिएट करती है, मतलब पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं होता है, क्योंकि वो नई नई आई होती है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेती है। जैसे आपने उसका नाम सुना था टाइगर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, है ना? तो ये इसी तरह से है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो है कि 1920s में प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और वो इतने तेज़ी से उसने स्प्रेड किया, पूरे जो मिलियंस ऑफ स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, पूरा एरिया कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका खाने वाला प्रीडेटर ही नहीं था। और ये कब कंट्रोल हुआ? जब उसको खाने वाला कंट्रोल बाय कैक्टस ईटिंग मॉथ, जब उसको मॉथ को लाया गया जो उस कैक्टस को खाता था, तब इसको कंट्रोल में लाया गया। नहीं तो ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो गया कि पूरा एरिया कवर कर लिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स कौन से हैं? ये आपने पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में पढ़ा था कि जो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जो हम ऐसे इंसेक्ट को वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं जो उन पेस्ट को ही खाते हैं, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो वो भी प्रीडेटर प्रे का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्रे स्पीसीज। ये प्रे स्पीसीज़ के में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे द स्टारफिश पिजास्टर जो थी उसको रिमूव किया गया। उन्होंने देखा कि अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है। तो जब उन्होंने स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव किया वहाँ से, तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। जो 10 स्पीसीज़ थी इन्वर्टिब्रेट्स की वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि ये प्रीडेटर थी, ये उनको खाती थी। ये आपस में ही लड़ के इंटर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपस में ही लड़ के जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए। प्रीडेटर शुड बी प्रूडेंट, स्मार्ट होना चाहिए। टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स स्प्रे। अगर इतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि वो बहुत तेज़ी से अपने प्रे पॉपुलेशन को खा जाएगा, तो जब प्रे नहीं बचेगी तो ये भी एक्सटेंट हो जाएगा क्योंकि इसका खाना नहीं बचा। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ने ही अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म डेवलप की हैं। एनिमल्स ने, पहले हम देखेंगे एनिमल्स ने कौन सी दी है। एनिमल्स ने जैसे कामोफ्लेज मतलब ब्लेंडिंग विद एनवायरनमेंट, यानी अपने आप को उसमें ऐसे कलर, जैसे कैमेलियन का आपने नाम सुना होगा कि कैमेलियन क्या करता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, आसपास का सराउंडिंग्स होती है, वैसा अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि प्रीडेटर उसको पहचान नहीं पाए। तो उसको ऐसे वो अपने आप को बचा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कामोफ्लेज। मिमिक्री, कॉपिंग एन ऑर्गेनिज्म। मिमिक्री मतलब दूसरे को, जैसे मान लो कोई बटरफ्लाई है जो कि
डिस्टेस्टफुल है, मतलब वो पॉइजनस है। तो दूसरी भी उसी के जैसे बिल्कुल अपने आप को कर लेती है ताकि वो दूसरे प्रीडेटर से अपने आप को बचा ले। पॉइजनस मोनार्की बटरफ्लाई, जो पॉइजनस मोनार्की बटरफ्लाई है उसका जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो पॉइजनस वीट खाता है कैटरपिलर, जिससे उसके अंदर एक पॉइजन डेवलप हो जाता है और फिर प्रीडेटर उसको नहीं खाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है, डिस्टेस्टफुल हो जाता है। अब प्लांट्स के अंदर क्या है, हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं। 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स फाइटोफेगस, यानी प्लांट्स सैप के ऊपर जिंदा रहते हैं। प्लांट्स ने अपने अंदर क्या डेवलप किया है, थॉर्न्स डेवलप किए हैं ताकि जितने भी ग्रेजिंग एनिमल हैं उनसे अपने आप को बचा सके, जैसे केसिया है, कैक्टस है। डेंजरस केमिकल्स बनाए जैसे कैलेट्रोपिस, यानी आग का पौधा अपने अंदर एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसलिए जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं जैसे गोट है, कैचल है, वो इसको नहीं खाते हैं क्योंकि इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। केमिकल्स कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाता है, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है जो हम मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्राइचिन है, ओपियम है। तो ये अपने आप को जो ग्रेजर हैं, ब्राउजर्स हैं, उनसे बचाने के लिए ये बनाता है। तो हमारे सारे एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीडेटर के कंप्लीट होते हैं। पूरा जो भी एक एक लाइन थी प्रीडेटर वाली वो यहाँ पर आ जाती है। आपको पूरा इसमें इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी का सारा कुछ आ गया। तो पहला हो गया हमारा प्रीडेटर। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन। नेक्स्ट इंट्रैक्शन है कंपटीशन। सो कंपटीशन क्या है, अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। एक स्पीसीज़ की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज़ की जो फिटनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। सबसे पहले डार्विन ने इसके बारे में क्या बताया कि इनमें आपस में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन किस तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक जैसे इंटर हाउस होता है, यानी एक हाउस का आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी, एक हाउस का दूसरे हाउस से या होता है कॉम्पिटिशन्स। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही क्लास के बच्चों का आपस में होना। सो इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं और कुछ उनके ट्रुथ हैं। मिथ्स क्या था कि कंपटीशन अकर्स अमंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मिथ था कि जो कंपटीशन होता है वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में ही होता है। पर ट्रुथ क्या है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि खाली अपने एक ही जैसी स्पीसीज़ के बीच में हो, अलग स्पीसीज़ के बीच में भी हो जाता है अगर जो उनका मटीरियल है वो सेम है, खाने वाला जो फूड है वो सेम है। जैसे फ्लैमिंगो कम्पीट विथ फिश फॉर जू प्लैंक्टन। जो फ्लैमिंगोज हैं जो है वो कम्पीट करती है फ़िश के साथ, किसके लिए, क्योंकि दोनों का फूड है जू प्लैंक्टन। तो दोनों अलग हो गई, एक फ्लैमिंगो आ गई जो फ़िश को खाती है और एक आ गया फ़िश। दूसरा मिथ क्या है, कंपटीशन अकर्स ओनली व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कंपटीशन कब होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है। ट्रुथ क्या है, इन्फ्रेंस कंपटीशन। इन्फ्रेंस कंपटीशन मीन्स व्हेन फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज। मतलब जो फीडिंग एक स्पीसीज़ की जो एफिशिएंसी है खाने की वो दूसरे स्पीसीज़ की प्रेजेंस में कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस कंपटीशन। मतलब एक जिस तरह जितने अच्छे से खा सकता था पर दूसरी स्पीसीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो उसकी एफिशिएंसी उससे कम हो जाएगी। अब इसमें 3 लॉज हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो तीनों लॉज आपको आने चाहिए। पहला है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सकल्शन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सकल्शन प्रिंसिपल, इसमें क्या है, इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जब लिमिटेड रिसोर्सेज है द सुपीरियर वन स्पीसीज, जो सुपीरियर स्पीसीज है, वन ऑफ द कंपीटिंग स्पीसीज विल एलिमिनेट द इन्फीरियर वन। अल्टीमेटली एलिमिनेट द इन्फीरियर वन, मतलब 2 स्पीसीज़ हैं तो उसमें से जो सुपीरियर स्पीसीज़ है वो इन्फीरियर स्पीसीज़ को एलिमिनेट कर देगी। जैसे गैलापागो आइलैंड में हुआ, वहाँ पे अबिंगटन टॉर्टोइस और गोट दोनों ग्रास को खाते हैं, पर ग्रास की जो एफिशिएंसी थी, फीडिंग एफिशिएंसी, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अबिंगटन टॉर्टोइस जो थे विद इन 10 ईयर्स एक्सटिंक्ट हो गए। फिर आता है कम्पिटिटिव रिलीज। सेकेंड क्या है, कम्पिटिटिव रिलीज। कम्पिटिटिव रिलीज मीन्स जो कॉर्नेल्स ने दिया था अपना एलिंगडन फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था, स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सुपीरियर कम्पिटिटिव स्पीसीज। एक जैसे ये इंटरटाइडल जोन है, इंटरटाइडल जोन जहाँ पर ये यहाँ पर जो है वो वाटर है, ये टाइडल जहाँ पर टाइड्स वगैरह आती है। सो ये जो है यहाँ पर बैलेनस जो कि बैरेनिकल है जो सुपीरियर है, बैलेनस बड़ा होता है जो सुपीरियर है, और कैथामेलस छोटा होता है। तो इस बैलेनस की वजह से जो सुपीरियर स्पीसीज़ है कैथामेलस, वो खाली इतने एरिया में ही डेवलप हो पाती है, इतने जोग्राफिकल एरिया में आगे नहीं बढ़ पाती।
इज़ फाउंड टू बी एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली वंस द सुपीरियर स्पीसीज़ रिमूव। पर अगर सुपीरियर स्पीसीज़ को अगर हटा दिया जाए तो जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है वो पूरे एरिया में एक्सपेंड कर जाती है। इसका मतलब ये है कि स्पीसीज़ हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लिमिटेड टू ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर कम्पिटिटिंग स्पीसीज़, ये बैलेंस फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली वंस द सुपीरियर स्पीसीज रिमूव। इसको रिमूव कर देंगे तो फैल जाएगा। देखो जब इसको रिमूव कर दिया गया तो ये पूरे में इसका फैल गया। इसको बोलते हैं हम कम्पिटिटिव रिलीज, कि आप जो कम्पिटिटर था उसको हटा दिया तो ये इसने अपने अपने जो पैर थे वो फैला लिए। नेक्स्ट आता है को एग्जिस्टेंस, रिसोर्स पार्टिशनिंग। मैं कार्थन ने दिया था, इसमें क्या है रिसोर्स पार्टिशनिंग, मतलब रिसोर्स को मतलब डिवाइड कर लो आपस में। जैसे एक ट्री पर जो 5 स्पीसीज़ थी वार्बलर बर्ड की रहती थी, उन्होंने अपने फॉर्जिंग जो है वो चेंज किए हैबिटेट में, फॉर्जिंग हैबिट में, कि तुम सुबह के टाइम खा लो, कुछ दोपहर के टाइम खा लो, कुछ रात के टाइम खा लो, तो हम आपस में मिलके खा लेंगे, हमारे के बीच में आपस में कंपटीशन नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं हम कोएग्जिस्टेंस। जैसे आप बर्गर से याद रखो, किस एक ने कहा कि मैं इसका बन खा लूँगा, एक ने कहा मैं टिक्की खा लूँगा, एक ने कहा मैं प्याज खा लूँगा, एक ने कहा मैं इसका लेट्यूस खा लूँगा। तो ऐसे करके उन्होंने अपने आप को रिसोर्सेज पार्टिशनिंग कर ली कि हम मिलके ये सब खा लेंगे। इसको बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस, जिससे ये जिंदा रहे। तो ये है कंपटीशन। तो इसमें हमारा सारा जितना भी था एनसीईआरटी का सारा पार्ट कवर हो गया कंपटीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि छोटा सा है, वो है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म तो छोटा सा एक टॉपिक है। कॉमनसेलिज्म के अंदर क्या होता है, जहाँ पर एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है। दिस इज़ द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज़ नाइदर हार्म नो बेनिफिटेड। एक तो फ़ायदा रहता है, दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना कोई हार्म होता है। प्रीडेटर में क्या होगा, एक को फ़ायदा जिसने खाया और प्रे को नुकसान, और दूसरा हमारा था कंपटीशन जिसमें दोनों को नुकसान होगा। अब इसमें क्या है, देखो जिसमें फ़ायदा होता है उसके लिए प्लस, जिसमें नुकसान होता है उसके लिए माइनस आता है। तो प्रीडेशन में एक के लिए प्लस एक के लिए 0 आएगा। प्रे जिसको नुकसान हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, प्रीडेटर के लिए, प्रीडेटर को फ़ायदा हो रहा है तो प्रीडेटर के लिए हो जाएगा आपका प्रीडेटर फ़ायदा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और उसके लिए माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कंपटीशन में दोनों के लिए नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए प्लस हो जाएगा और इसके लिए 0। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ऑर्किड। ऑर्किड जो एपीफाइट है, जो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। क्यों जाता है उसके ऊपर, क्यों चढ़ के ग्रो करता है, क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर ये नीचे रहेगा तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इसमें मैंगो को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बट किसको फ़ायदा हो रहा है, ऑर्किड को। तो ऑर्किड को फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, प्लस आ गया। मैंगो को कोई ना फ़ायदा है, नुकसान है, 0 आ गया। अब नेक्स्ट यह है बैरेनिकल, जो कि किसके ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, वेल के बैक पे लग जाता है बैरेनिकल। और इसमें बैरेनिकल को फ़ायदा है पर वेल को कोई ना फ़ायदा है, नुकसान है। तो जहाँ पर भी वेल जाती है ये उसके साथ चला जाता है और नई जगह पे जाके इसको खाना मिलता है, खाना अपना नई जगह पे खोज लेता है। कैटल और ईग्रेट। कैटल और ईग्रेट में क्या है, कैटल जहाँ पे भी घास खाती है, तो जब ये घास खाती है तो घास में जो कीड़े होते हैं, जब ये चलती है वहाँ से खाते हुए, तो घास के जो कीड़े हैं वो उड़ने लग जाते हैं, जिससे कैटल को, यहाँ पर कैटल को तो कोई ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, बट ईग्रेट जो थी, जो बर्ड थी, उसको फ़ायदा हो रहा है। कैसे, जब वो घास से कीड़े उड़ते हैं तो ये उसको खा लेती है। ठीक है, तो कैटल जब चलती है तो घास खाती है, तो वहाँ से जो घास पे कीड़े होते हैं वो कीड़े उड़ते हैं, जिसको ईग्रेट यानी जो बर्ड होती है वो खा लेती है। तो बर्ड को फ़ायदा हो गया, कैटल को ना फ़ायदा ना नुकसान। नेक्स्ट एग्जांपल है सी एनीमून एंड क्लाउन फिश। यहाँ पर क्या होता है, सी एनीमून के टेंटिकल्स जो होते हैं, इस पे जो है वो एक स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो क्लाउन फिश है इसके बीच में घुस जाती है। अब इसके बीच में जाती है क्योंकि इसके पास स्टिंगिंग सेल होती है, तो कोई भी इसके टेंटिकल्स को छूना नहीं चाहता, क्योंकि छुएगा तो उसको नुकसान होगा। तो जब भी फिश इसको खाने आती है इसके अंदर घुस नहीं पाती, क्योंकि क्लाउन फिश क्या होती है, इसके टेंटिकल्स के बीच में घुस जाती है, तो ये इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करा लेती है। तो क्लाउन फिश को तो फ़ायदा हो गया, बट सी एनीमून को ना फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉमनसेलिज्म के, जहाँ पर एक को फ़ायदा है, दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये 3 तरह का इंट्रैक्शन करा है हमने, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉमनसेलिज्म। अब 3 इंट्रैक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।